Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and studying well. So, now let's continue our chapter number 8, The Glory of Bharatvarsha. In previous video, you learnt about ancient Indian agriculture, ancient Indian rural life, and ancient Indian art and religious literature. Now, literature in India. Number 2, नॉन रिलीजियस लिटरेचर. फर्स्ट जो आपने पढ़ा था वो था रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य, और अब आप पढ़ रहे हैं अधार्मिक, ये जो वैसा साहित्य जो धार्मिक नहीं है. इस साहित्य का विकास, इस लिटरेचर का डेवलपमेंट भी उस टाइम पे हुआ था. That is the glory of our India. So, literary texts whose content is other than religious are called non-religious literature. धर्म से जो अलग है उस साहित्य को नॉन रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है. उसमें क्या क्या होता है? धार्मिक में वेद होते हैं, पुराण होते हैं, रामायण महाभारत वगैरह. और जो धार्मिक नहीं है उसमें क्या होता है? द मोस्टली इंक्लूड पोएम्स, ड्रामाज, एक्लोड्स मीन्स प्रशस्तियों, एंड ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिज. स्मृतिज, व्हाट इज स्मृतिज? स्मृतिज आर हिंदू लॉ टेक्स्ट जिसमें कानून होते हैं. क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड स्मृतिज. न्याय व्यवस्था की जिसमें बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्मृतिज. दे इंक्लूड मनुस्मृति. मनुस्मृति वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट इन एंशिएंट इंडिया. यज्ञ वाक्य स्मृति एंड नारद स्मृति, कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज ऑल्सो लॉ टेक्स्ट. यानी ये जो सारी किताबें हैं, ये जो सारा साहित्य है वो लॉ के ऊपर है, यानी कायदे के ऊपर है, जिसमें नियम होते हैं कि किसी शासन, किसी राज्य की व्यवस्था कैसे चलाई जाए. देन other in non-religious literature, a large number of plays and poems were written in ancient India. बहुत सारी मात्रा में एंशिएंट इंडिया में पोएम्स और प्लेज यानी नाटक लिखे गए थे, ड्रामास लिखे गए थे. दिस इंक्लूड ग्रेट पोएट्स लाइक महाकवि भास, कालिदास, शुद्रक, भारवी एक्सेट्रा. और ये सारी पोएम्स और प्लेज किसके द्वारा लिखे गए थे? महाकवि भास, कालिदास, शुद्रक, भारवी एक्सेट्रा. अमॉन्ग सच इम्पोर्टेंट एपिक्स, एपिक्स मीन्स महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम. व्हाट कॉल दैट? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कीर्तनार्जुन, स्वप्नवासदत्तम, मृच्छिकट्टकम are included. All this written by the Mahakavi Kalidas and some of written by Mahakavi Bhas and Bharvi. So read this line again and again so you can pronounce better. Abhigyan Shankuntalam, Raghuvansham, मेघदूतम, कीर्तार्जुनम, स्वप्नवासदत्तम एंड मृच्छिकट्टिकम are included. So also along with North India, in South India a special literature called Sangam literature. In South India special literature called
Sangam literature was composed? It was composed in first 3 centuries. पहली जो 3 centuries हुई उसमें यह संगम साहित्य लिखा गया। संगम का यहाँ पे मतलब होता है एक सभा, और उस सभा में जो कुछ लिखा गया दैट कॉल कवियों ने लिखा दैट इज कॉल्ड संगम साहित्य। About 1600 folk poets composed heroic poems in 3 संगम्स। इन 3 संगम्स यह मीन्स मीटिंग्स, 3 संगमों के दौरान ही ये सारे फोक हेरोइक पोएट लिखे गए थे। इन मदुराई, कहाँ पे लिखे गए थे? मदुराई। इन दिस लिटरेचर शिल्पाधिकारम and Manimekhlai are very important. Supposed to ask in your exam which literature belongs to Sangam literature, which are the main texts which are very important in Madurai. So first one is Silpadikaram and second one is Manimekhlai. Best grammar text in Sanskrit is पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि ने रचा हुआ अष्टाध्यायी ग्रंथ जो ग्रामर के लिए प्रचलित है। किसके लिए प्रचलित है? ग्रामर के लिए। ये जो रचनाएं की गई है किसने भी की है, वो मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य से बिलोंग करते थे या महाजनपद से बिलोंग करते थे। विच वॉज कंपोज्ड इन 5th century BC. Ashoka's inscription also inform us about administration during Mauryan Empire and ethical rule of Buddhist religion of ancient India. Citation poetry and text developed greatly during Gupta age. गुप्त एज के दौरान कविताएं गाने की और जितने भी ग्रंथ हैं उनका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हुआ। उनमें से थे हरिसेन। हरिसेन वॉज राइटर ऑफ समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन गुप्त एज एंड अदर रूलर्स। प्रशस्ति मीन्स राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है। ये मीन्स राजा ने जो भी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल की है उसके बारे में कवि जो लिखता है, लेखक जो लिखता है, उसे बोलते हैं प्रशस्ति। और वो प्रशस्ति है प्रयाग। प्रयाग है उत्तर प्रदेश में, और वो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। वीरसेन सेबा was the writer of प्रशस्ति of Chandragupta II of Udaygiri. Ban has prized हर्ष इन हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र ने लिखा किसने है? कवि बाना ने, और उसमें हर्ष की काफ़ी सारी अच्छी बातें लिखी गई है। नाउ डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स ये भी एक सोर्स है जिससे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, जैसे कि ह्यूएन-त्संग, इब्न बतूता जैसे कई फॉरेन ट्रैवलर्स आए, और उन्होंने भी भारत के इतिहास के विषय में, वहाँ के राजाओं के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा। मैनी फॉरेन टूरिस्ट हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस सेंचुरीज हु हैव रिटर्न ट्रैवलॉन्ज। ट्रैवलॉन्ज मीन्स यात्रा का वर्णन करते हैं, अपने एक यात्रा की बुक लिखे, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलॉन्ज। दिस ट्रैवलॉन्ज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर एंड लाइफ ऑफ पीपल। और ये जो प्रवास ग्रंथ है, यात्रा ग्रंथ है, वो भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों की जीवन शैली के बारे में बताता है। अमॉन्ग सच ट्रैवलर ग्रीक एम्बेसडर Megasthenes. Have you remembered Megasthenes? Megasthenes was brand ambassador of the Mauryan dynasty.
who lived in the court of Chandragupta Maurya is very important. चंद्रगुप्त के दरबार में वो बहुत ही महत्व का स्थान रखता था. He has written an excellent book named Indica, from which we get information about Mauryan age. Similarly, a book written by Greek sailor Ptolemy about geography means Ptolemy written geography gives us information about ports of India. यानी भारत के बंदरों की जो माहिती होती है, पोर्ट्स के बारे में माहिती, हमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें प्लेटोमी के ज्योग्राफी की किताब से मिलती है. फायान, a Chinese traveler who came at the time of Chandragupta II, and the Chinese traveler Huansung who came at the time of Emperor Harshvardhan, has given a unique description of Indian social life, rulers and culture of that time. Now, traders and new route, यानी कि व्यापारी और नए रूट. एक राजा जो शासन करता है अपने राज्य में, तो काफ़ी सारी चीज़ वस्तुओं की, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिना किसी रूट के, रास्ते से हो नहीं पाता. तो उसके लिए काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, जैसे समुद्री रूट होता है, जल मार्ग, हवाई मार्ग. हवाई मार्ग उस टाइम पे नहीं था, जल मार्ग था और स्थल मार्ग था. इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया वॉज quite well developed in trade and commerce and trading of various commodities with foreign countries. पुराने इंडिया में काफ़ी सारी कमोडिटीज़ और व्यापार भारत के बाहरी देशों में चलता था. India's prosperity was at the peak due to the trade. और इसी व्यापार के कारण भारत की समृद्धि एक अपनी ऊंचाई पर थी. Trading was done through land route and sea route. I have told you कि सी रूट एंड लैंड रूट के थ्रू ही व्यापार होता था. एंड वन ऑफ देम द हड़प्पन civilization port Lothal. Lothal was the major port of Harappan civilizations. At Lothal, a carriage dockyard and warehouse have been found, which provide us information about sea transport. The people of Lothal used to make various pottery, utensils and various kind of jewelry. Trading was done of bags made from ostler and ivory. Indian species and condiments and precious stone were in great demand. Cotton, silk species were exported to Europe via Central Asia. That is the route of trade. Supposed to ask in exam. Though the international ports like Khambat, Bharuch, Sopara and Tamralipti, cotton textile, silk textile species, Canimon, timber were exported to the east and west part of the world. ये जो सारी चीज़ें है जो दुनिया के पश्चिमी और पूर्व भागों में भेजी जाती थी. While gold, silver and other items were imported, वो मंगाई जाती थी. Many people used to travel from China to the remote areas on foot, on और हॉर्सबैक. कुछ ट्रैवलर्स जो थे, व्यापारी वर्ग थे, चाइना में भी व्यापार करने जाते थे. ऐसे रिमोट एरिया कि जहाँ पे पैदल जाना पड़ता था या तो घुड़सवारी करके जाना पड़ता था. दे यूज्ड टू कैरी सिल्क क्लॉथ विद देम. और वो अपने साथ व्यापार करने के लिए सिल्क लेके जाते थे. क्या लेके जाते थे? सिल्क. सिल्क एक ऐसा मटेरियल है जो
रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़े से सिल्क प्राप्त होता है। द रूट दे ट्रैवल्ड वॉज नोन एज सिल्क रूट। वो आज भी अस्तित्व में है और वो जो रूट है वो सिल्क रूट कहा जाता है। द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरबस्तान, ग्रीस एंड रोम वेर एसोसिएटेड विथ दिस ट्रेड रूट। और इतने सारे जो देश है वो सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। Ports of South India were known center for exporting black pepper and other species। और वो साउथ के जो जितने भी पोर्ट्स थे वो ब्लैक पेपर और अदर स्पीसीज के लिए ट्रेड के लिए जाने जाते थे। नाउ देन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया। जो हमारे भारत का एक अमूल्य हेरिटेज है, वारसा है। पेंटिंग्स का भी डेवलपमेंट मौर्यन काल और गुप्त काल में हुआ था। स्पेशली पिक्चर्स आर स्पेशल मीडियम। पिक्चर्स आर स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। चित्र एक ऐसी कला है जो इंसान अपने चित्र द्वारा एक अपने भाव को दर्शा सकता है। एट द सेम टाइम it portrays the actual situation of that time. In India, the oldest paintings have been found in the Neolithic era. इंडिया की जितने भी पुरानी पेंटिंग्स है वो नियोलिथिक युग था हमारा। We have already learned the Neolithic age. More than remember, now recall the period of Neolithic era. More than 500 paintings of Neolithic age drawn by primitive men have been found in Madhya Pradesh from place called Bhimbetka. Bhimbetka was the place of Neolithic era which look like lively even today in Madhya Pradesh. Other than this, paintings of Ajanta Ellora, Bhaga caves and Amravati associated with Indian culture have been found in large number. Paintings of Ajanta Ellora are world famous. Ajanta Ellora paintings, Ajanta Ellora caves are situated in Maharashtra, Mumbai, which depicts Buddha's Jatak story and Buddha's sadhana. World famous painting Padmapani is the jewel of Indian culture, while Shiva temple of Ellora caves is great sculpture carved out of single massive rock. उसमें से इलोरा की केव्स में सबसे अच्छी बात कौन सी है? सबसे फॉरमोस्ट बात यह है कि इलोरा के केव में जो केव है वो एक ही पत्थर से काटी हुई है। इलोरा की गुफा एक ही पत्थर को काट के फिर उसे गुफा बनाई गई है। नाउ sculpture and architecture of ancient India. How were the sculpture and enhance the Indian heritage? Town planning seen in Harappan civilizations is world renowned model of Indian architecture. हरप्पन सभ्यता का टाउन प्लानिंग जो है वो भारत के आर्किटेक्चर में बहुत ही सम्माननीय है। यूनिफॉर्मिटी इन टाउन, बाथ, ग्रेनरीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एक्सेट्रा आर द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद हरप्पन civilizations, which are the best example of engineering of ancient India.
This architecture includes cave architecture, temple architecture, and architecture of places. Cave architectures include hills of Berbers, Nasik Hills, Ajanta Ellora, and Amaravati are the example of cave architecture यानी गुफा की स्थापत्य कला. In sculptures, art of making idols were fully developed in India. स्थापत्य बनाने की कला. The art style of idol art were prevalent in ancient India. The mostly first Gandhar art. What is Gandhar art? Gandhar art developed in North India, which was confluence of Greek and Indian style. Gandhar Kala. A number of artifacts have been found in Takshashila and Gandhar in Afghanistan. ये गांधार अफगानिस्तान से ये कला आई है, इसे इसलिए ये कला को कहा जाता है गांधार की कला. इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बुद्धा's स्टैच्यू वेर मेड इन लार्ज नंबर. और बुद्धा की जितने भी स्टैच्यूज है वो सारे के सारे गांधार शैली में बने हुए हैं. लार्ज स्टैच्यू ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बामियान एंड चारुसुद्दा in this style. Other style is completely in Indian, which is known as Mathura art. Especially two art famous in India, the Gandhar art and the Mathura art. In it also firstly Buddha's statue were made. After that idols of Hindu deities were also made in this style. Specimens of sculptures have also been found in Amaravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. So now see this statue. This picture made from Gandhar Shaili of Buddha. And this picture made from Mathura art, Mathura Shaili. That's called Mathura art. So after this, after the idols of Hindu deities also made in this style, specimens of cultures have also been found in Amaravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. So we stop here. Thank you. So now we will learn in next video about the stup and vihars, heritage educations and coins. Now till here you thoroughly read this chapter. Number of facts are in this chapter, so you have to read one more time. Okay, thank you.